जय हिंद। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हिंदी भाषा शिक्षण की मैराथन क्लास नंबर 4। और इस क्लास में मैंने साथियों 50 सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया है, जो कि एकदम एग्जाम लेवल क्वेश्चन है साथियों, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर इस सेशन में आपने 40 प्लस क्वेश्चनों को अगर सही किया है तो ये मान के चलेगा कि आपकी तैयारी जो है एकदम बेहतरीन है। अगर आपने 30 से अगर नीचे आपके क्वेश्चन सही हुए हैं तो ये अब आप ये जान लीजिएगा कि आपकी तैयारी को आपको जो है अपनी तैयारी को और मजबूत करने की ज़रूरत है। साथियों चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि भाषा शिक्षण की भाषा यंत्र विधि का संबंध है कहानी शिक्षण से, रचना शिक्षण से, नाटक शिक्षण से या फिर सभी से। तो भाषा यंत्र विधि का जो संबंध है साथियों वो है आपके रचना शिक्षण से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज क्या है? लेखक द्वारा स्वयं लिखी गई अपनी जीवनी है, या दूसरे व्यक्ति द्वारा लेखक पर लिखी गई कथा है, या कानों सुनी तथा आंखों देखी घटना का विवरण है, या किसी काल्पनिक घटना का विवरण है। तो साथियों जो रिपोर्टाज होता है वो कानों सुनी और आंखों देखी घटना का क्या होता है? विवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण पश्चिम के मध्य की दिशा क्या कहलाती है? ईशान, वायव्य, नैऋत्य या फिर आग्नेय। तो साथियों आपको पता होगा कि इस प्रकार से हमारी दिशाएं रहती है। यह हमारी उत्तर दिशा है और ये हमारी दक्षिण दिशा है, यह हमारी पूर्व दिशा है और ये हमारी पश्चिम दिशा है। साथियों ये रही अपनी दक्षिण पश्चिम की मध्य की दिशा, जिसको हम कहते हैं नैऋत्य। साथियों आग्नेय जो होती है वो होती है उत्तर पश्चिम की, उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा। और जो वायव्य होती है जो ईशान होती है वो दक्षिण पूर्व के मध्य की दिशा होती है, और जो वायव्य होती है वो उत्तर पश्चिम की मध्य की दिशा होती है। तो ये सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शब्द भंडार में वृद्धि करना, कविता याद करवाना या उच्चारण कौशल का विकास, भाव एवं रसानुभूति कराना। तो कविता शिक्षण का तो उद्देश्य ये होता है कि उसमें बच्चों को भाव एवं रस की अनुभूति हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। वाचन, व्याख्या और भाव विश्लेषण है कविता शिक्षण के अंग है, कविता शिक्षण के तत्व है, कविता शिक्षण के विषय है, या कविता शिक्षण के सोपान है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है कविता शिक्षण के क्या है साथियों? ये अंग के रूप में गिने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है भावबोध, पठन बोध, सरलार्थ बोध या शब्दार्थ बोध। तो ये सभी तो कॉमन बातें हैं, लेकिन भाव बोध जो है ये प्रमुख अंग जो माना जाता है वो कविता शिक्षण का है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट देखिएगा कि कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों का अभिव्यंजन होता है कविता कहलाती है। क्या कहलाती है? कविता कहलाती है। ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा, कामता प्रसाद गुरु, श्याम सुंदर दास या हरिवंश राय बच्चन। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है श्याम सुंदर दास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, शब्द योजना, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार यह है काव्य के विषय है, काव्य के अंग है, काव्य के सोपान है, या काव्य की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है साथियों क्या है? काव्य के विषय के अंतर्गत गिने जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट देखिएगा कि कविता शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। तो क्या रागात्मक प्रवृत्तियों, लय, ताल आदि का विकास करना? बिल्कुल है। भाषिक तत्वों का ज्ञान, तो भाषिक तत्वों का ज्ञान कविता शिक्षण में कहाँ करवाया जाता है? सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, और किसी सामाजिक परिवेश में उपस्थित विविध परिस्थितियों का ज्ञान कराना। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की इसी मुक्त साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है वह काव्य है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र वर्मा का है, जयशंकर प्रसाद, आचार्य मम्मट या महादेवी वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का साथियों राइट आंसर आपको बताना है कि इसने ये जो कथन कहा था वो कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो साथियों ये जो कथन कहा था वो कहा था रामचंद्र वर्मा, आचार्य रामचंद्र वर्मा ने ये कथन कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। कल्पना प्रधान शिक्षण विधा है, क्वेश्चन नंबर 11 का आपको बताना है राइट आंसर। तो कल्पना प्रधान जो शिक्षण विधा है वो क्या है? क्या रिपोर्टाज है, उपन्यास है, जीवनी है या आत्मकथा है? तो साथियों उपन्यास जो है वो एक कल्पना प्रधान शिक्षण विधा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि रचना शिक्षण की चित्र वर्णन विधि के संबंध में आपको यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना है। असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा है? कि बालक स्वविवेक से रचना कार्य करते हैं। बिल्कुल, इसमें पहले बालक के द्वारा लिखित कार्य करवाया जाता है, फिर मौखिक कार्य। बालकों में क्रियाशीलता व निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ये विधि उच्च प्राथमिक और इससे उच्च कक्षाओं के लिए अनुकूल है। साथियों ये सारे के सारे कथन एकदम सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हुआ है, क्योंकि बालक के द्वारा पहले लिखित कार्य नहीं करवा करके पहले मौखिक कार्य करवाया जाता है और उसके बाद करवाया जाता है लिखित कार्य। इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से शिक्षण सोपानों का शिक्षण की विधाओं के संबंध में विचार कीजिए। ऑप्शन पहला उद्देश्य, प्रस्तावना, उद्देश्य, कथन, पाठ का विकास या मूल्यांकन। अब देखिएगा नीचे देखिएगा कि उपरोक्त शिक्षण सोपानों का संबंध किस शिक्षण विधि से है? रचना शिक्षण, कविता शिक्षण, व्याकरण शिक्षण या सभी से? साथियों इनका जो संबंध है वो है कवि रचना शिक्षण से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि जिस शास्त्र में शब्दों को शुद्ध रूप से और प्रयोगों के नियमों का निरूपण किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल, कामता प्रसाद गुरु, चौमस्की या फिर सीताराम चतुर्वेदी। तो ये जो कथन कहा था व्याकरण के बारे में कहा था कामता प्रसाद गुरु के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कविता में प्रत्येक शब्द का अर्थ, उनसे संबंधित प्रश्न की कथाएं, उपदेशात्मक वक्तव्य, रस, छंद, अलंकार और समीक्षा आदि सब बिंदुओं को स्पष्ट किया जाता है। यह विधि कौन सी है? तुलना विधि है, व्याख्या विधि है, समीक्षा विधि है या व्यास विधि है? तो संबंधित प्रश्न की कथाएं, उपदेशात्मक वक्तव्य, रस, छंद, अलंकार और समीक्षा आदि सब बिंदुओं को इस विधि में क्या किया जाता है साथियों? स्पष्ट किया जाता है। ऐसी कौन सी विधि है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसी जो विधि है साथियों वो हो जाएगी आपकी व्याख्या विधि। व्याख्या विधि के साथियों 3 अंग आपको देखने हैं। व्याख्या विधि 3 अंग होते हैं। एक तो होती है इसकी तुलना, एक होता है इसकी तुलना विधि, एक होती है इसकी समीक्षा विधि। कौन सी विधि? समीक्षा विधि, ठीक है। और एक इसका अंग माना जाता है साथियों व्यास विधि को। कौन सी विधि को? व्यास विधि को। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्णात्मक कविता शिक्षण विधि है व्याख्या विधि, मांटेसरी विधि, प्रश्नोत्तरी विधि या फिर खेल विधि? तो वर्णात्मक जो कविता शिक्षण की जो विधि है वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों, ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि प्रश्नोत्तर विधि जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है नाटक शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में, रचना शिक्षण में या कहानी शिक्षण में? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? देखिएगा प्रश्नोत्तर विधि का जो प्रयोग है वो यहाँ पर हम बात करते हैं नाटक में किया जाता है, रचना में किया जाता है, कहानी में भी किया जाता है, लेकिन बात आती है व्याकरण की तो व्याकरण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कविता शिक्षण की विधि जिसमें शिक्षण कार्य आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन के माध्यम से किया जाता है। आदर्श वाचन होता है और अनुकरण वाचन होता है। तो गीत विधि है, शब्दार्थ विधि है, समीक्षा विधि है या गीत नाट्य विधि है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका गीत विधि। गीत विधि में आदर्श वाचन कौन करता है? शिक्षक करता है। कौन करता है साथियों? आदर्श वाचन करता है शिक्षक। और उसके बाद अनुकरण जो वाचन कौन करता है? वो करते हैं बालक यानी कि शिक्षार्थी करते हैं अनुकरण वाचन। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला गीत विधि। नेक्स्ट है कि कविता शिक्षण की सबसे सरल विधि, सबसे सरल विधि की पूछ रहा है तो गीत विधि है, आदर्श विधि है, रसास्वादन विधि है या उपसंहार विधि है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे सरल विधि भी कौन सी है? गीत विधि है। साथियों रसास्वादन विधि को ही हम कहते हैं उपसंहार विधि। उपसंहार विधि का रसास्वादन विधि का दूसरा नाम क्या है? उपसंहार विधि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि शिक्षण विधि जिसमें शिक्षण कार्य छंद प्रणाली के साथ साथ अंग संचालन और हाव भाव प्रदर्शन के माध्यम से किया जाता है। छंद प्रणाली और हाव भाव और अंग संचालन के माध्यम से। तो गीत विधि है क्या, आदर्श नाट्य विधि, व्याख्या विधि या फिर सभी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो अंक संचालन किया जाता है गीत नाट्य विधि में किया जाता है। भाई गीत भी गाता है और नाटक भी करता जाता है, तो इसमें अंग संचालन भी हो रहा है। अध्यापक ये जो करता है वो कौन करता है, अध्यापक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा करता है साथियों, अध्यापक के द्वारा ये गीत नाट्य विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको करना है बी ऑप्शन सही। कविता के हाव भाव एवं सौंदर्य पक्ष के साथ साथ उसके आलोचनात्मक पक्षों पर भी विस्तृत चर्चा की जाती है। आलोचनात्मक यानी कि उनके यह बात करें कि उसके गुण दोषों को भी इसमें देखा जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि है, तुलना विधि है, समीक्षा विधि है या फिर व्यतिरेकी विधि। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समीक्षा विधि। समीक्षा विधि में साथियों गुण दोषों को देखकर ही उसमें विस्तृत चर्चा की जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कविता शिक्षण की व्याख्या विधि के उपभेद है। व्याख्या विधि मैंने आपको बताया था, व्याख्या विधि की तुलना है, समीक्षा है और व्यास विधि है। ये तीनों ही व्याख्या विधि के अंग माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। व्याकरण के क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भाषा को बोलना सीखने के लिए, भाषा को लिखना सीखने के लिए, भाषा को समझना सीखने के लिए या भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए। तो भाई साहब ऐसे तो भाषा का प्रयोग सब करते हैं, लेकिन व्याकरण का ज्ञान इसलिए आवश्यक है ताकि हम भाषा का शुद्ध प्रयोग कर सके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। या क्या आप जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता वो क्या भाषा का प्रयोग नहीं करता, भाषा का प्रयोग तो करता है बच्चों, लेकिन वो क्या नहीं करता, शुद्ध प्रयोग नहीं करता। इसलिए व्याकरण का ज्ञान हमें इसलिए होना चाहिए ताकि हम भाषा का जो है वो एकदम सटीक और सही एकदम शुद्ध उच्चारण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किस शिक्षण विधि को शब्दानुशासन शिक्षण विधा के नाम से भी जाना जाता है। शब्दानुशासन, व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण या नाटक शिक्षण। तो शब्दानुशासन, शब्दों का अनुशासन किस में होता है, तो वो होता है व्याकरण शिक्षण में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ण विचार, शब्द साधन और वाक्य विन्यास व्याकरण के क्या है, सोपान है, व्याकरण के अंग है, उपरोक्त दोनों है या कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपको बताना है राइट आंसर। तो ये साथियों व्याकरण के क्या है, अंग माने जाते हैं। बस वर्ण विचार व्याकरण में आता है, वर्ण विचार शब्द साधन और वाक्य विन्यास, ठीक है, ये किस में आते हैं, व्याकरण के अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र, दूध, शहीद या फिर खिड़की। तो जो तत्सम शब्द है यानी कि जो संस्कृत भाषा का शब्द है उसको आपको चॉइस करना है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या करना है आपको राइट करना है ऑप्शन नंबर पहला यानी कि आम्र। अब दूध का तो दुग्ध बन जाता है, दूध का तो दुग्ध हो जाएगा। शहीद एक बात हम करें तो शहीद एक विदेशी भाषा का शब्द माना जाता है, विदेशी भाषा का शब्द है, ठीक है। उसी प्रकार से खिड़की भी हम बात करें तो ये देश शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर है, अंशुमाली है, यामिनी रवि है, रवि भी है, यामिनी नहीं है, यामिनी रात का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर क्या करना है, सी करना है आपको राइट आंसर। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है, दांत काटी रोटी है, आस्तीन का सांप है, अक्ल का दूम है या फिर आबनूस का कुंडा है। आबनूस का कुंडा का मतलब होता है बहुत काला, बहुत काला, बहुत काला। लेकिन यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आस्तीन का सांप। क्या होगा, आस्तीन का सांप हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। दूरदर्शी नहीं, दूरदर्शी तो दूर की सोचने वाला होता है। दत्तचित, कुशाग्र बुद्धि जिसकी बुद्धि तीव्र हो, या जितेंद्रिय। बिल्कुल जो इंद्रियों को जीतने वाला होता है उसको हम कहते हैं जितेंद्रिय। राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी करना है आपको राइट आंसर। देखिएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 30 है कि पवन का संधि विच्छेद होगा। तो पवन का देखिएगा सबसे पहले बात हम करें तो पवन में कौन सी संधि हो जाएगी, तो पवन में हो जाएगी आपकी अयादी संधि। इसका संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो साथियों क्या हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा, पो प्लस अन और बन जाएगा पवन। तो पो प्लस अन किस ऑप्शन में है, तो पो प्लस अन जो है ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 31 है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म या पुनः प्लस जन्म। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा,
पुनः प्लस जन्म हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इत्यादि में संधि है। इत्यादि इत्यादि में संधि कौन सी है? और इत्यादि का अब बात करें संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इति, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। अब मुझे बताइए इति प्लस आदि, ई का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? दी, और इधर क्या हो जाए? इत्यादि, इत्यादि। ठीक है, क्या बन जाएगा? इत्यादि। जब ये यहाँ पर आधा है तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। नाक रगड़ना, राग आपने भी कहीं नाक रगड़ी होगी, जहाँ पर आपने कोई प्रार्थना की होगी दीनता पूर्वक, तो नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, या फिर चापलूसी करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। उन्मूलन विलोम, उन्मूलन शब्द जो है, उन्मूलन का विलोम क्या है? उत्तान है, उत्थान है, उत्कर्ष है, रोपण है, या फिर अवनति है। ठीक है, उत्कर्ष का तो क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का तो हो जाएगा अपकर्ष। ठीक है साथियों, उत्थान का पतन हो जाएगा, उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो उन्मूलन है उसका हो जाएगा रोपण, अवनति का उन्नति हो जाएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा या यमुना। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 मिनट 35 को आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर जो 35 है साथियों, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हम बात करेंगे यमुना जो है, कालिंदी किसको कहते हैं? यमुना को कहते हैं, यमुना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? कोई कार्य आपने शुरू किया और शुरू करते ही आप वहाँ पर बाधा आ गई, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है कि शेर मारना है, नहीं, सिर पर सेहरा बंधा होना है, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना है, या सिर पर शैतान सवार होना। तो कार्य करता है यानी कि सिर मुंडाते ही ओला पड़ना। राइट आंसर क्या करना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा 37, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण विधियां क्रियाओं का भी आकलन होता है। यह विचार है पूर्णतः सही है, पूर्णतया गलत है, आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से गलत है, कोई नहीं। तो भाई साहब बिल्कुल सही है। अगर आप आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते, यहाँ पर अगर आप बच्चे के आकलन कर रहे हो तो उसके साथ साथ शिक्षक का भी उसमें आकलन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात जो है वो पूर्णतः क्या है? सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन देखिएगा कि सीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा जो है उसके अभिभावकों को दिया। सीमा खालिस्तान के आधार पर ये जानकारी दी। सीमा ने ये जो जानकारी दी है, ये जानकारी जो प्रोवाइड करवाई है उसके माता पिता को, वो किसके आधार पर करवाई है? क्या उसने अवलोकन किया, पोर्टफोलियो दिखाया, जासूसी दिखाई, या लिखित परीक्षा के माध्यम से उसने ऐसा उसके माता पिता को दिखाया? तो साथियों पोर्टफोलियो में बच्चे की सारी कर्मिक विकास की जो सारी जो सूचनाएं होती है, सारी जानकारियां जो होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है, वो इसमें समाहित होती है। इसलिए सीमा ने जो है इसके माध्यम से उनके अभिभावकों को ये दिखाया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। नेक्स्ट कि पहली कक्षा में खाली स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो वाक्य लिखना, बिल्कुल वाक्य लिखना तो सामान्य सी बात हो गई। शब्द लिखना और अक्षर लिखना या चित्र बनाना, तो पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर करना है आपको डी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, या पढ़ने का उद्देश्य। तो साथियों प्राथमिक स्तर की बात हम करें तो सबसे कम महत्वपूर्ण है साथियों अक्षरों की पहचान, क्योंकि अक्षरों की जो पहचान होती है वो पूर्व प्राथमिक, जहाँ पर वो आंगनबाड़ी के अंतर्गत रहता है वहाँ पर कर लेता है। तो यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षरों की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, समाचार पत्र है, टेलीविज़न है, या फिर बाल साहित्य है। राइट आंसर साथियों आपको करना है बाल साहित्य जो है ये प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है वो है बाल साहित्य, है ना, परियों की कहानियाँ, इस प्रकार से। राइट आंसर करना है डी ऑप्शन।
कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा में बात करते हैं, यह बात खाली स्थान है। ये बात स्वाभाविक है क्या, विचारणीय है, अनुचित है या निंदनीय है? साथियों, अगर कोई बच्चा है वो मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है और उस करते करते वो हिंदी भाषा में भी बात करता है, इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा ये बात करता है, इसका मतलब बच्चा ये बात तो स्वाभाविक है कि हम अपनी मातृभाषा भी बोल लेते हैं और उसके साथ साथ हम हिंदी भाषा के भी प्रयोग कर लेते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ये बात क्या है, अपनी स्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खालिस्तान व खालिस्तान का अभिन्न अंग भी। बहुभाषिकता जो है वो क्या हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। संस्कृति सभ्यता आएगा, सभ्यता व साहित्य आएगा, साहित्य व संस्कृति आएगा। तो साथियों, बहुभाषिकता जो है वो हमारी सब पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि प्राथमिक कक्षा की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में है, सहायक है, बाधक है, अनुपयोगी है या उद्देश्यहीन है। तो प्राथमिक की कक्षा में जो पाठ्य पुस्तक होती है, किताबें जो होती है, बुक्स जो होती है साथियों, उसमें बहुत सारे कार्टून होते हैं, एकदम इंटरेस्टिंग कार्टून होते हैं बहुत। और उसमें बच्चे क्या करते हैं, तो उनको पढ़ना तो नहीं आता लेकिन उनको देख देख कर वो मज़े लेते रहते हैं। भाई ये क्या कर रहा है, ये तो आम खा रहा है, ये तो इधर जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो बच्चे को इसका मतलब है ये सहायक है, ये बाधक नहीं हो सकते, अनुपयोगी नहीं हो सकते, उद्देश्यहीन भी, इनका कोई उद्देश्य होता है। राइट आंसर यहाँ पर एक ही ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट है कि दिवा का विलोम शब्द है। दिवा का विलोम शब्द क्या, वार नहीं है, प्रमाण नहीं है, शाम नहीं है, रात्रि है। दिवा यानी होता है दिन, दिवा यानी होता है क्या, दिन होता है, और रात्रि यानी क्या होती है, रात होती है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिए 46 है कि मोहन आज जापान से आया है, वाक्य में प्रयुक्त काल है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। देखिएगा जो है पूछ रहा है कि मोहन आज कहाँ से आया, जयपुर से आया, तो ये हो जाता है सामान्य वर्तमान काल, लेकिन आया है तो है यहाँ पर लग जाने के कारण ये बन गया आसन्न भूतकाल, अभी अभी आया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सत्य असत्य में संधि है, दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर यण। तो सत्य, सत्य प्लस, सत्य प्लस असत्य, सत्य प्लस क्या हो जाएगा, असत्य। अकार से वर्ण दीर्घ से यहाँ बन जाएगी दीर्घ संधि, यानी कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर है, क्या बन जाएगा साथियों, दीर्घ आ हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सत्यासत्य, क्या हो जाएगा यहाँ पर, दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि पूरी पाठ्यचर्या के खालिस्तान में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो क्या ज्ञान निर्माण है, ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण या मूल्य निर्माण। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आपको करना है मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको करना है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, हमेशा बहुवचन में होता है प्रयुक्त। क्या हस्ताक्षर है, समाचार पत्र है, चिड़िया है या फिर तिजोरी है। तो साथियों, एक तिजोरी होती है, ठीक है, तिजोरी कहाँ पर रखी है, ठीक है, तिजोरी कहाँ पर रखी है, चिड़िया उड़ रही है या चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, चिड़िया उड़ती है। समाचार पत्र होता है, हस्ताक्षर होता नहीं, हस्ताक्षर तो होते हैं। राइट आंसर करना है ऑप्शन नंबर पहला, जो हस्ताक्षर है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है साथियों, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, और इस सेशन का मैराथन क्लास नंबर 4 जो है इस सेशन का अंतिम प्रश्न कि भाषा और विचार के संबंध में संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है, कौन अग्रणी है जिन्होंने भाषा और विचार के संबंध में अपनी बात रखी है। क्या स्किनर है, चॉम्स्की है, वाइगोत्स्की है, पियाजे है। तो भाषा और विचार के संबंध में जो चर्चा में जो अग्रणी है वो माने जाते हैं वाइगोत्स्की, ली वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। साथियों, ये थी आज का सेशन, आज की क्लास आपको कैसी लगी और आज के सेशन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख कर जाना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और अपने क्वेश्चनों का लेवल क्या रहा, ये सारी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। चलेगा साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।